हेलो एवरीवन। दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर बर्नौलीज़ थ्योरम है उनकी कुछ एप्लीकेशंस है वो डिस्कस की थी। हमने देखा था हमारा जो वेंचुरीमीटर है वो क्या होता है, हमारा जो ई फ्लक्स है वो क्या होता है। आज उनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक टैंक दे रखा है, उस टैंक की जो हाइट है वो हमें दे रखी है एच। इस टैंक में कोई भी एक लिक्विड भरा है उसके अपर सरफेस तक। इस अपर सरफेस से किसी एच हाइट के ऊपर इस टैंक में कोई एक होल है। इस होल से हमारा जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि इस टैंक से जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो क्षैतिज कितनी दूरी पर गिर रहा है, यानी कि हमें इस लिक्विड की रेंज है वो फाइंड करनी है। फिर उसके बाद में हमें फाइंड करना है कि इस एच की वैल्यू क्या हो जिसके लिए हमारा जो रेंज है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, यानी कि हमारा जो प्रास है वो मैक्सिमम हो, हमारा जो लिक्विड है वो मैक्सिमम दूरी तक गिरे। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जरा याद कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन को। वहाँ हमने स्टडी किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी क्षैतिज वेलोसिटी के साथ जब हम फेंकते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए कुछ दूरी के ऊपर जाकर गिर जाता है। तो उसके द्वारा जो तय की गई जो दूरी है वो किसके बराबर होगी। तो वहाँ हमने देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में जो लगा गया समय, जिसको मैं टी से डिनोट कर देता हूँ या अपने उड्डयन काल बोल देते हैं इसको, और इसका क्षैतिज दिशा के अंदर वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें अपने पास में आ जाए, तो हम बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि इसका परास क्या है, इसकी रेंज क्या है। दोस्तों आपने ई-फ्लक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है, तो आप बड़े ही आराम से बता सकते हो कि इस छेद में से जो निकलने वाला जो पानी है या लिक्विड है, उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बराबर होगी v इक्वल्स टू अंडर रूट्स ऑफ 2gh के बराबर। ठीक है, जहाँ h क्या है? हमारा जो लिक्विड है, उसकी अपर सरफेस से हमारा जो होल है, उसके मध्य की दूरी। ठीक है? तो हमारे पास में इसका जो क्षैतिज दिशा में जो वेलोसिटी है वो तो आ गया। अब हमें पता करना है कि यहाँ जो लगने वाला समय है वो किसके बराबर होगा? तो उसे भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ लगने वाला जो समय है उसको फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। हम जानते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है? तो ज़रा y डायरेक्शन में बताइए इसका मोशन क्या होगा? तो सबसे पहले बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है उसकी टोटल हाइट है अपना कैपिटल एच। ठीक है, होल कितनी दूरी पर है? आप कहेंगे स्मॉल एच दूरी पर है। तो हमारा जो लिक्विड है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? आप कहेंगे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट ये हमारा हो रहा है वाई डायरेक्शन में। अब जरा मुझे बताइए वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? तो मैं जरा बता देता हूँ आपको। हमारा जो लिक्विड है उसकी दो वेलोसिटियाँ होगी, एक तो इसकी होगी वाई डायरेक्शन में और एक होगी इसकी एक्स डायरेक्शन में, यानी कि क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में जो वेलोसिटी है वो बराबर है v इक्वल्स टू अंडर रूट्स ऑफ 2gh के बराबर, और जो कि वाई डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? आप कहोगे 0 है। ठीक है ना? तो 0 है तो यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कीजिए, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पर ए है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू अपने रखेंगे जी, और साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ पर टी की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? टी अपना आ जाएगा 2h माइनस एच अपॉन जी, और ये आ गया अंडर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्षैतिज दिशा के अंदर जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट आ गया, और जो लगने वाला समय है वो आ गया। तो क्या हम रेंज के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो जरा इनकी वैल्यू रखिए, हमारे पास में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे जो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी है वो है अपनी 2gh के बराबर, और जो लगने वाला समय है वो है अपना 2h माइनस एच अपॉन जी के बराबर। तो जो करता है उसको हम देते हैं काट। तो यहाँ से जी हुआ कैंसल आउट। तो बाकी को इसको सोल्व और कीजिएगा तो हमारी जो रेंज है वो बराबर आ जाएगी 2 अंडर रूट्स ऑफ एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। इसको हम बोल देते हैं हमारी इक्वेशन 1। दोस्तों अब हमें देखना है कि हमारा जो एच है उसकी वैल्यू क्या हो जिसके लिए हमारी जो रेंज है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आए। ठीक है, तो इसके लिए आपने मैक्सिमा और मिनिमा तो पढ़ा ही होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डी आर बाई डी एच करेंगे और उसकी वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे, और वहाँ से हमारे पास में एच की एक वैल्यू आएगी। उसी वैल्यू के लिए हमारा जो रेंज है उसकी मैक्सिमा आएगी। ठीक है, तो जरा कीजिए डी आर बाई डी एच। तो दोस्तों डिफ्रेंसिएशन करना तो आप सभी को आता ही है। हमारा x की पावर n है उसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो किसके बराबर होता है? एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो यहाँ पर हमारी जो रेंज है वो किसके बराबर है? यहाँ पर ये बराबर है 2h इंटू एच माइनस एच है, इसकी पावर किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 1/2, फिर आएगा अपना x, और साथ में आएगा 1/2 माइनस वन। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के बराबर। ठीक है, तो जरा रखिए यहाँ पर क्या आएगा, डी आर बाई डी एच करेंगे
तो हमारे पास में आ जाएगा 1/√ऑफ h इंटू एच माइनस एच। अब अंदर वाली टर्म है इसका भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, पहले h का किया तो हमारे पास में आ जाएगा h माइनस एच, फिर प्लस, अब इस h को कॉमन लेकर करेंगे आगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -1। ठीक है, और इस सारी टर्म को हमें रखना है बाद में 0 के बराबर। क्यों करना है? क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमा की इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसे मैक्सिमा के लिए 0 के बराबर रखा तो हमारे पास में क्या आया? आप कहेंगे यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा √h इंटू एच माइनस एच, और इसे थोड़ा सोल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा? h इक्वल्स टू 0। अब ये वाली टर्म है वो तो इधर 0 में चली जाएगी, बचेगा क्या? ये वाली ही तो टर्म बचेगी। तो इसको जरा सोल्व कीजिएगा, क्या आएगा अपने पास में? h माइनस 2h इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारी h की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे कैपिटल H/2 आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि हमारा जो ये टंकी है या जार है, उसके अंदर जो छेद है वो बिल्कुल अगर मिडल में हो, यानी कि टोटल हाइट इसकी कितनी है? h है, और अगर हम इसके बिल्कुल मिडल के अंदर अगर होल करें तो यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है वो सबसे ज़्यादा दूरी पर गिरेगा। ठीक है, रेंज मैक्सिमम आएगी किस कंडीशन में? जब हमारा h है वो h/2 के बराबर हो। ठीक है, इस वैल्यू को जब हम ऊपर रखते हैं हमारी रेंज के अंदर तो अपने पास में क्या आएगा? हमारी जो रेंज है वो ऊपर आपने फाइंड की थी वो किसके बराबर थी? 2√h इंटू एच माइनस एच के बराबर थी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने पास में r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r मैक्सिमम की वैल्यू आएगी 2 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा h/2 इंटू एच माइनस h/2। ठीक है, इसको आगे और सोल्व किया तो यहाँ h/2 कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, यानी कि r मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? कैपिटल H के बराबर है। तो पहली बात तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमारा जो होल है वो बिल्कुल मिडल में होना चाहिए, यानी कि h इक्वल्स टू h/2 होना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर हमारी जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? कैपिटल H के बराबर आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिर भी किसी को डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक टैंक दे रखा है जिसमें किसी h ऊंचाई तक कोई एक लिक्विड है वो भरा हुआ है। ठीक है, और इस टैंक का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है a। ठीक है, इस टैंक के जो पेंदा है या बेस है उसके अंदर कोई एक छेद किया गया है, उस छेद से हमारा जो ये लिक्विड है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, और इस छेद का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है स्मॉल a है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि हमारा जो टैंक है उसको पूर्ण रूप से खाली होने में कितना समय लगता है अगर हमारा जो कैपिटल ए है वो बहुत बड़ा है स्मॉल ए से। ठीक है, इस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ हमारा जो लिक्विड है इस छेद से बाहर आ रहा है, तो मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो है अपनी v2। ठीक है, जैसे-जैसे लिक्विड इस छेद से बाहर आएगा वैसे-वैसे यहाँ पर जो लिक्विड का जो लेवल है वो भी कम होता जाएगा ना। तो मान लेते हैं हमारा जो टंकी है, टंकी में जो लिक्विड है वो v1 वेलोसिटी के साथ कम हो रहा है, जबकि छेद से जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो v2 वेलोसिटी के साथ बाहर आ रहा है। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास में कोई एक ट्यूब है जिसका इधर वाला पोर्शन है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारे पास में है a1, और इस पॉइंट पर हमारा जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी है v1। ठीक है, और हमारा जो ट्यूब है उसका जो दूसरा हिस्सा है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है हमारा a2, और इस पॉइंट पर हमारा जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, तो किसी t समय के अंदर जितना लिक्विड हमारा इस साइड से इंटर करेगा उतना ही लिक्विड हमारा इस साइड से आउट करेगा, है ना। और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर सीखा है कि यहाँ पर हमारा जो a1 v1 है वो बराबर होगा अपना a2 v2 के बराबर। तो दोस्तों ये सेम कंसेप्ट हमारा ये टंकी और इस होल के लिए भी लागू होगा। हमारा जो टंकी है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें दिया गया है a, और इसकी वेलोसिटी है v1। हमारा जो होल है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें दे रखा है a, और मान लेते हैं होल से जो लिक्विड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी है v2। तो जरा मुझे बताइए v1 की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे v1 है वो बराबर होगा a v2 अपॉन a। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब दोस्तों मान लेते हैं किसी समय t के ऊपर हमारा जो टंकी है, टंकी में मौजूद जो लिक्विड है उसकी हाइट घट जाती है। और कितनी घट जाती है? मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसका जो लेवल था उससे y गहराई तक इसकी हाइट है वो घट जाती है। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताओ हमारा जो टंकी में मौजूद जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी v1 और हमारा जो y है उसमें क्या कोई रिलेशन है? तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर हाइट है वो कम हो रही है लगातार, तो इसके साथ समय के साथ कम हो रही है, तो जो हाइट में कमी आ रही है वही तो हमें क्या बता रही है? वेलोसिटी बता रही है। तो आप कहेंगे हमारा जो v1 है वो किसके बराबर होगा? dy/dt के बराबर होगा, है ना। तो क्या हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो जरा रखिए भाई इक्वल। तो आप कहेंगे हमारे पास में आ गया
v1 इक्वल्स टू dy बाई dt इक्वल्स टू av2 अपॉन e। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ हमारी जो टंकी है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है, हमारा जो होल है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है। हमें v2 की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो v2 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए हमारा स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है। तो हम जानते हैं हमारा जो टंकी है, टंकी में से जो निकलने वाला लिक्विड है उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है। तो आप कहेंगे भाई टंकी में जिस लेवल तक हमारा जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड के लेवल से हमारा जो होल है उसकी हाइट कितनी है। तो ज़रा बताओ भाई हाइट कितनी है। यहाँ पर आप कहेंगे भाई टोटल हाइट है वो कैपिटल एच है। तो उसमें से जब हम वाई हाइट अगर लिक्विड की कम हो जाती है तो यहाँ पर किसी समय टी के ऊपर हमारा जो लिक्विड है उसकी हाइट कितनी है, आप कहेंगे एच माइनस वाई है ना। तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उस लिक्विड की वेलोसिटी किसके बराबर होगी, आप कहेंगे वी टू इक्वल्स टू अंडरूट्स ऑफ टू जी एच के बराबर होगी। तो यहाँ पर टू जी एच की वैल्यू रखी, यहाँ पर एच माइनस वाई है ना, तो ये अपनी आ गई एच माइनस वाई के बराबर। ठीक है, तो इस v2 की वैल्यू हम रख देते हैं इस इक्वेशन में, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रखी v2 की वैल्यू, तो हमारे पास में फाइनली क्या आ जाएगा, v1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ए एंड रूट्स ऑफ हमारा आ जाएगा टू जी एच माइनस वाई और नीचे आ जाएगा कैपिटल ए। ठीक है, क्या आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, हमारा जो आ जाएगा 1/√ऑफ 2gh-y और इधर आ जाएगा अपना dy इक्वल्स टू स्मॉल a बाई कैपिटल A dt। अब दोस्तों यहाँ अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो हमारी इस टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा वो हमारे पास में आ जाएगा। तो ज़रा कीजिए बोथ साइड इंटीग्रेट। तो यहाँ पर लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर हमारी जो टंकी है जो लिक्विड से पूरी भरी हुई है, तो उस समय बताइए जब t इक्वल्स टू जीरो था, यहाँ पर t इक्वल्स टू जीरो था, तो वहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी, आप कहेंगे जीरो थी, है ना, क्योंकि टंकी में ऊपर तक पानी भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है। तो किसी समय t के ऊपर हमारा जो y है y की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे y है वो आ जाएगा कैपिटल H के बराबर। तो यही लिमिट हमें यहाँ से पुट करनी है। तो t इक्वल्स टू जीरो से लेकर हमारा t तक वेरी करेगा और हमारा जो y है वो वेरी करेगा जीरो से h तक। तो ये दोस्तों इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम नीचे वाला जो टर्म है उसको मान लेते हैं z, टू जी एच माइनस वाई है इसको हम z मान लेते हैं और बोथ साइड करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आ जाएगा टू जी, अब यहाँ पर y को करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डी वाई और इधर वाली साइड आ जाएगा डी जेड। तो यहाँ से डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे माइनस ऑफ 1/2g और साथ में आ जाएगा डी जेड। ठीक है, अब हमारी जो y के रिस्पेक्ट के अंदर जो z है उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए अगर हमारा जो y है उसकी वैल्यू जीरो रखें, y इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो z है वो क्या आएगा। तो जरा रखिए यहाँ पर हमारा जो z है z की वैल्यू आ जाएगी टू जी एच, टू जी एच। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू h रखें तो हमारा जो z है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, z वेरी करेगा हमारा, यहाँ पर h रखेंगे तो z इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ऊपर इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं और इसे आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारा टू जी एच माइनस वाई है उसकी जगह जेड रिप्लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/√z और डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, डी वाई की जगह हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी, ये रखिए जरा माइनस ऑफ 1/2g डी जेड। और यहाँ हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, लिमिट हमारी वेरी करेगी जीरो से, देखिए वाई इक्वल्स टू जीरो है तो अपना टू जी एच आ रहा है तो टू जी एच और साथ में आ जाएगा जीरो और राइट साइड में हमारा क्या आ जाएगा, देखिए स्मॉल a अपॉन कैपिटल A है ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी डी टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा और आगे सोल्व कीजिएगा। दोस्तों क्या हम यहाँ ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जीरो से टू जी एच, ठीक है, 1/√z और ये अपना 1/2g है इसको मैं ले आता हूँ बाहर। ठीक है, और ये डी जेड, ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और लिमिट जारी है अपनी ए से बी तक। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ लिमिट बी टू ए डी एक्स के बराबर। तो यहाँ पर जो आप ये नेगेटिव साइन देख रहे हो, इस नेगेटिव साइन को जब हम -1/2g बाहर लेकर आएंगे तो इस लिमिट को भी हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन से अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो हम बना लेंगे। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a/a और यहाँ आ जाएगा अपना जीरो से t dt। ठीक है, इसे थोड़ा और सोल्व कीजिए, यहाँ पर अपना 1/√z है, क्या हम इसको ऐसा ले सकते हैं z की पावर -1/2। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पोर्शन का हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx ये किसके बराबर होता है,
हमारा x की पावर n+1/n+1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हमारा z की पावर -1/2 है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे भाई इसका इंटीग्रेशन होगा z की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा -1/2 प्लस 1 के बराबर। इसको आप थोड़ा और सोल्व करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा z की पावर, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और नीचे भी आएगा अपना 1/2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए 1/2g है, ये तो बाहर ही रखिए। यहाँ पर हमारी लिमिट वेरी कर रही है 0 से 2gs तक, और ये 2 है ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और z की पावर 1/2। ठीक है, और लेफ्ट साइड में अपना क्या आ जाएगा, सॉरी राइट साइड में अपना क्या आ जाएगा a/a, और यहाँ पर हम t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपना आ जाएगा t और लिमिट वेरी करेगी 0 से t तक। ठीक है, तो इसे आगे और सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/2g, 2 है उसको बाहर लेकर आएंगे और यहाँ पर z की पावर 1/2 है, इसकी जगह रखोगे तो आपके पास में आ जाएगा √2gh, और इधर वाली साइड आ जाएगा a/a और साथ में आएगा अपना t। तो देखिए इस 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो t है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a/ga, और साथ में आ जाएगा अपना 2gh। तो ये वाला g है अंडर के अंदर जो g है उसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो आप क्या कहोगे यहाँ अपना t की वैल्यू क्या आ गई a/a, और साथ में क्या आ जाएगा 2h/g। तो ये वाली फाइनली वैल्यू अपने पास में आ गई। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी वीडियो और बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक टैंक दे रखा है, इस टैंक में किसी h ऊंचाई तक कोई एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमें इसकी हाइट दे रखी है h। इस टैंक के पेंदे में कोई एक छेद किया गया है, इस छेद से हमारा जो लिक्विड है वो बाहर की ओर फ्लो कर रहा है। ठीक है, यदि आधा टैंक खाली होने में लगा समय t1 है, इस टैंक में जो लिक्विड भरा है वो लिक्विड आधा खाली होने में हमें लगने वाला जो समय है वो हमें दे रखा है t1, और बाकी का जो आधा टैंक है उसको खाली होने में जो समय लग रहा है वो हमें दे रखा है t2। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है t1 अनुपात t2 क्या है। ठीक है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कुछ आप इस तरह से समझिए कि किसी समय t इक्वल्स टू 0 के ऊपर हमारा जो ये टैंक है पूरा भरा हुआ है, यानी कि h हाइट तक भरा हुआ है। हमारा जो टैंक है उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो ये क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है, या हम मान लेते हैं कैपिटल A है, और ये जो होल है उसका जो एरिया है वो हम मान लेते हैं A। ठीक है, हमारे होल से जो लिक्विड जो बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी हमारे पास में मान लेते हैं v2 है, और हमारा जो लिक्विड है वो v1 वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने एक रिलेशन निकाला था, हमारा जो a1 v1 है वो किसके बराबर होगा, a2 v2 के बराबर। तो वहाँ से हमने v1 की वैल्यू क्या निकाली, हम जानते हैं v1 है वो बराबर किसके है, dy/dt के बराबर अपना आएगा a/a, और रूट्स के अंदर आएगा 2gh-y, जहाँ पर y क्या है, हमारा जो लिक्विड है उसकी अपर वाली सरफेस से जो हाइट है, गहराई है, उसको हमने y कंसीडर किया है। सो इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि जब हमारी जो टंकी है वो आधी खाली हो जाती है, यानी कि h/2 हाइट तक खाली हो जाती है, तो उसमें लगा समय है वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं सिंपली इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन कीजिए, dy इधर है अपना और इधर अपना आ जाएगा a/a, और नीचे आ जाएगा √2gh-y। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, आप कहेंगे t इक्वल्स टू जब 0 है तो उस समय हमारी जो टंकी है वो पूरी भरी हुई है, यानी कि y है वो भी 0 आएगा, और किसी समय t1 के ऊपर हमारी जो टंकी है वो आधी खाली हो जाती है, यानी कि उस समय हमारी जो टंकी है उसमें y की वैल्यू है वो हो जाएगी h/2। ठीक है, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन है वो हम कर सकते हैं, तो जरा कीजिए भाई हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, अभी ऊपर ही तो अपनों ने सोल्व किया a/a, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से h/2, और नीचे आएगा अपना √2gh-y dy। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो अपने उन्होंने फाइंड की, बताओ। दोस्तों अगर इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ राइट साइड में देखकर आप इसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, a/a, यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, हमारा gh से 2gh से gs तक। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू जरा पुट कीजिए 1 यहाँ पर आ जाएगा √z, और यहाँ पर आ जाएगा dy की जगह क्या रखोगे, -1/2g, और साथ में आ जाएगा dz। ठीक है, तो इसे थोड़ा और आगे सोल्व करोगे, ये किसके बराबर है अपना, t1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से -1/2g है, इसको भी बाहर लेकर आएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, -a/2
2AG। तो यहाँ अंडरूट्स जेड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसके लिए भी आप राइट साइड में देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं फाइनल वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। हमारी जो लिमिट है वो वेरी कर रही है 2GH से GH तक, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने आ चुकी है 2, और साथ में आ जाएगा G1/2 इक्वस टू T1 के बराबर। ठीक है, तो इसे थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो T1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -A/2AG। अब यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा यहाँ पर। ठीक है, और साथ में अपना क्या आ जाएगा, लिमिट पुट कीजिए जरा। यहाँ पर अपना आ जाएगा अंडरूट्स ऑफ GH माइनस ऑफ, ये आ जाएगा 2GH। ठीक है, तो जो करता है उसको काटिए, तो आप 2 से 2 का कैंसिल आउट कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर जो माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपना आ जाएगा A/AG। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2GH माइनस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा GH। ठीक है, अब यहाँ पर जो G है उसको भी कॉमन लेकर काट सकते हो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इस G को कॉमन लेकर काटेंगे तो यहाँ पर नीचे अपने पास में क्या बचेगा, अंडरूट G बचेगा। ठीक है, तो फाइनल अपने पास में क्या वैल्यू आ गई, T1 इक्वस टू आ जाएगा A/A अपॉन स्मॉल a अंडरूट G, और साथ में अपना आ जाएगा अंडरूट्स ऑफ 2H माइनस अंडरूट H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई, हमारी जो टंकी है उसको आधा खाली होने में कितना समय लग रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए, जब हमारी जो टंकी है वो आधी खाली हो चुकी है, अब उसको पूरा खाली होने में कितना समय लगता है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है लगने वाला समय है वो है T2, और इस T2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ लिमिट चेंज करनी है। हमें क्या दे रखा है, A/स्मॉल a, यहाँ पर अपना अंडरूट्स ऑफ 2GH माइनस वाई। ठीक है, dy, और इधर वाली साइड अपना आ जाएगा dt। यहाँ पर हमारी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में हम ले रहे थे 0 से T1 तक ले रहे थे, परंतु सेकंड कंडीशन के लिए हमारा जो समय है वो कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, आप कहोगे 0 से T2 तक लग रहा है, और हमारा जो y है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो आप कहेंगे y है वो हमारा वेरी करेगा h/2 से h तक वेरी करेगा। ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास में क्या वैल्यू आती है वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और इस प्रॉब्लम को आगे सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा देख लेते हैं हमारे ये वाली जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन हमारा आएगा यहाँ पर, इस यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, किसी को दिक्कत हो इंटीग्रेशन में तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए कैपिटल A अपॉन स्मॉल a ये तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर अपना आ जाएगा h/2 से h। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर इसकी लिमिट पुट कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अपना अंडरूट्स ऑफ जेड, और यहाँ पर dy की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -1/2g dz। और लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, यहाँ पर देखिए राइट साइड में तो अपना आ गया T2, लिमिट अपनी वेरी कर रही है 0 से GH तक। तो यहाँ पर देखिए जब अपना h/2 है तो अपनी लिमिट कितनी है, GH है। जब अपनी y की वैल्यू h है तो अपना z की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, तो दोस्तों अब इसे जरा आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1/2g है, ये अपना कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसको मैं बाहर ले जाता हूँ, तो अपने पास में क्या आ जाएगा -A/2AG। ठीक है, अब 1/√z है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 2√z, और साथ में लिमिट अपनी रहेगी GH से 0 तक रहेगी, और इधर वाली साइड आ जाएगा अपना T2। तो यहाँ पर फाइनली T2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर T2 अपना आ जाएगा, देखिए A/2AG। यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा -2√GH। ठीक है, इसे आगे हम और सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो g है, g से ये वाला रूट के अंदर g है ये कैंसिल आउट होगा, और साथ में ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास में क्या बचेगा A/A, और साथ में आएगा अपने पास में अंडरूट्स ऑफ h/g। ठीक है, ये हमारे पास में आ गई T2 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी देर पहले हमने T1 की वैल्यू फाइंड की थी, तो ज़रा मुझे बताइए T1/T2 है ये किसके बराबर होगा, तो ज़रा रखिए A/A√g, और यहाँ अपना आ जाएगा A/A, यहाँ पर आ जाएगा अंडरूट्स ऑफ h/g, और यहाँ आ जाएगा अपना अंडरूट्स 2h माइनस अंडरूट h। जो करता है उसको हम काट देते हैं, तो यहाँ से A/g से कैंसिल आउट होगा, यहाँ से अंडरूट g इस अंडरूट g से कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से अंडरूट h है ये अंडरूट h यहाँ कॉमन आकर कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास में T1/T2 की फाइनल जो वैल्यू अपने पास में आएगी ये आ जाएगी अंडरूट्स 2 माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक खाली टैंक दे रखा है। इस टैंक के अंदर किसी नल के द्वारा पानी भरा जा रहा है और इस नल से जो पानी आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है, अल्फा रेट से आ रहा है। ठीक है। इस टैंक के बेस के अंदर कोई एक होल बना हुआ है, उस होल का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है ए। और हमें क्वेश्चन में बताना है कि इस टैंक के अंदर किस मैक्सिमम हाइट तक लिक्विड है वो भरा जा सकता है। ठीक है। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इस टैंक के अंदर किस मैक्सिमम हाइट तक लिक्विड है वो भरा जा सकता है। यानी कि एक मैक्सिमम हाइट आने के बाद में हमारा जो टैंक है, टैंक के अंदर जिस रेट से ऊपर से लिक्विड आ रहा है, यानी नल से लिक्विड आ रहा है, उसी रेट से लिक्विड है इस होल से बाहर चला जाएगा, है ना? तभी तो वो लेवल मेंटेन रहेगा। तो अगर अल्फा रेट से लिक्विड है वो नल के द्वारा आ रहा है, तो अल्फा रेट से ही लिक्विड यहाँ से बाहर एग्जिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जरा मुझे बताएं, ये हमारा जो दर है, रेट है, वो किसके बराबर होती है? रेट हमारी बराबर होती है यहाँ पर हमारा जो एरिया, एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी रेट से लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है वो आ जाएगा। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एच मैक्सिमम की कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन में हम एरिया कौन सा देखेंगे? हम एरिया ये वाला देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एल्फा रेट से लिक्विड है वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर एल्फा इक्वल्स टू अपना आ जाएगा एरिया ए, और वेलोसिटी कितनी है? मान लेते हैं यहाँ से जो लिक्विड बाहर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? वी है। ओके। और इस वी वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो हम जानते हैं ये वैल्यू बराबर होगी अपना ई फ्लक्स के, है ना? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या होती है? अंडर रूट ऑफ 2gh। और यहाँ पर h क्या होगा? हमारा जो लिक्विड है उसकी जो मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम। ठीक है। तो इस v की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एल्फा इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ 2gh मैक्सिमम। तो यहाँ से अपना h मैक्सिमम क्या आ जाएगा? दोनों साइड स्केयर करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा एल्फा अपॉन ए स्केयर इक्वल्स टू अपना आ जाएगा 2gh मैक्सिमम। तो यहाँ से h मैक्सिमम अपना आ जाएगा, h मैक्सिमम इक्वल्स टू 1/2g अपना आ जाएगा एल्फा स्केयर, और नीचे आ जाएगा अपना ए स्केयर। ठीक है। यानी कि हमारा जो टैंक है उसमें इतनी हाइट तक लिक्विड है उसको भरा जा सकता है। ठीक है। किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक नल है जिससे v1 वेलोसिटी से अपना जो लिक्विड है वो बह रहा है, यानी कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है वो है v1, और यहाँ पर हमारा जो नल है उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है a। हमें क्वेश्चन में कहा गया है नल से h गहराई पर पानी के बहाव का प्रभावी क्षेत्र क्या होगा, यानी कि यहाँ जो एरिया बन रहा है ये एरिया कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे? दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बर्नौली की इक्वेशन है उसकी हेल्प लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है उसे हम कोई एक बेस लाइन या रेफरेंस लाइन वहाँ मान लेते हैं। ठीक है। इस बेस लाइन से मान लेते हैं h हाइट के ऊपर हमारा ये नल मौजूद है। ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हमारा देखेंगे बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो एनर्जी है वो कितनी आती है, और इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी है वो कितनी आती है। तो जरा बताइए भाई, दोनों पॉइंट के ऊपर एनर्जियाँ कितनी होगी? तो हम जानते हैं जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होती है अपनी काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, और प्रेशर एनर्जी के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर बर्नौली की इक्वेशन से हम जानते हैं E1 इक्वल्स टू E2, यानी कि हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी एच प्लस यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे सिर्फ यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रेशर को पी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन में जो इसकी एनर्जी होगी वही एनर्जी इसकी फाइनल कंडीशन में होगी। ठीक है। तो जरा मुझे बताइए सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस वाले पॉइंट के ऊपर? तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, और हमारा जो लिक्विड है उसकी मान लेते हैं जो मास डेंसिटी है वो है रो। तो यहाँ पर अपनी जो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ रो v1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो देखिए ये हमारी है रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से h हाइट के ऊपर हमारा नल मौजूद है, तो यहाँ पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी रो जी एच के बराबर, प्लस यहाँ पर हमारा जो प्रेशर लग रहा है यानी प्रेशर एनर्जी है वो किसके बराबर है? आप कहेंगे सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पर पी से डिनोट कर देंगे इसको। अब बात करते हैं जब हमारा लिक्विड है वो h गहराई के ऊपर आ जाता है तब उस कंडीशन के अंदर हमारी यहाँ एनर्जी कितनी होगी? तो आप कहेंगे मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो है अपनी v2, यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं इस पॉइंट पर v2 है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अपनी आ जाएगी हाफ रो v2 स्क्वायर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये पॉइंट है ये बेस लाइन पर ही मौजूद है, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 0 है, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हमारी आ जाएगी 0। ठीक है।
प्लस यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, तो आप कहेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर तो यहाँ भी पी लग रहा है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशनों के अंदर जो एनर्जी है उसको इक्वल रखेंगे बर्नौली की थ्योरम से, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, आप कहेंगे हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH प्लस PA इक्वल टू अपना आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस PA। बोथ साइड जो करता है उसको काट देते हैं, तो आप कहेंगे भाई PA से PA कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो रो है उसको भी हम कॉमन लेके काट सकते हैं। ठीक है, इसको भी काट दिया अपनों ने। तो अब जरा मुझे बताओ और क्या कर सकता है, तो आप कहेंगे भाई और तो कुछ कटेगा नहीं, V1 स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, प्लस 2GH इक्वल्स टू अपना आ जाएगा V2 स्क्वायर। तो यहाँ से अपना जो V2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ गई अपना अंडर ऑफ V1 स्क्वायर प्लस 2GH के बराबर। ठीक है, एक हमने लास्ट क्लासेज के अंदर सात्यता की समीकरण भी देखी है, यानी कि अपना A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, है ना। तो यहाँ से अपना जो ये वाला एरिया है वो किसके बराबर होगा, मान लेते हैं ये A2 है, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहेंगे A1 V1 अपॉन V2। तो जरा वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर A2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर एरिया कितना है आप कहोगे A है, V1 कितना है अपने क्वेश्चन में दे रखा है, V2 की वैल्यू और रख दीजिए, यहाँ पर आप कहोगे V2 है अपना V1 स्क्वायर प्लस 2GH के बराबर। तो दोस्तों H गहराई के ऊपर हमारा जो लिक्विड है वो इतने एरिया से फ्लो होगा। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक टैंक दे रखा है, उस टैंक के अंदर अलग अलग मास डेंसिटी के लिक्विड है वो भरे गए हैं। हमारा जो रो डब्ल्यू मास डेंसिटी का लिक्विड है वो H1 हाइट तक भरा गया है, और जो अपना रो नोड मास डेंसिटी का लिक्विड है वो H2 हाइट तक भरा गया है। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि यहाँ पर जो होल है, होल से निकलने वाला जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर 2 पॉइंट मानेंगे, एक तो पॉइंट यहाँ मानेंगे और एक पॉइंट यहाँ मानेंगे। और बर्नौली की इक्वेशन से हम जानते हैं कि हर एक पॉइंट के ऊपर हमारी जो एनर्जी है वो इक्वल होगी, यानी कि E1 इक्वल्स टू E2 होगी। ओके, तो जरा बताइए E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 1 के ऊपर। तो पॉइंट 1 के ऊपर यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, तो आप कहेंगे हमारी जो प्रेशर एनर्जी है वो हो गई PA प्लस, क्या यहाँ पॉइंट 1 के ऊपर किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो आप कहेंगे 0 है। प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए हमारा H1 हाइट तक तो भरा है अपना रो डब्ल्यू डेंसिटी का लिक्विड, तो इसकी वजह से अपना जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप कहेंगे रो GH, तो यहाँ रो WG और यहाँ H कितना है, आप कहेंगे H1 है। प्लस यहाँ पर अपना जो रो नोड डेंसिटी का लिक्विड है वो किस हाइट तक भरा गया है, आप कहोगे H2 हाइट तक भरा गया है, तो इसकी वजह से अपना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप कहेंगे यहाँ आ जाएगा रो नोड अपना G और साथ में आ जाएगा H2 इक्वल्स टू E2 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो यहाँ पर पॉइंट 2 के लिए हम देखेंगे, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना लग रहा है, आप कहेंगे PA ही लग रहा है। प्लस क्या यहाँ इस पॉइंट के ऊपर कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं होगी। क्या यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहीं से तो लिक्विड अपना किसी वेलोसिटी के साथ एग्जिट कर रहा है, तो ये अपना आ जाएगा हाफ। अब यहाँ पर जो अपना लिक्विड है उसकी मास डेंसिटी कितनी होगी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से क्या निकलेगा, अपना वाटर ही निकलेगा, फिर जब वाटर खत्म हो जाएगा उसके बाद अपना ऑयल है वो निकलना शुरू होगा, तो आप क्या कहेंगे रो डब्ल्यू और साथ में क्या आ जाएगा इसकी वेलोसिटी V स्क्वायर के बराबर। ठीक है, बोथ साइड जो करता है उसको हम काट देते हैं, तो आप कहेंगे भाई अपना एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसको काट देते हैं। ओके, तो यहाँ से अपना रो WGH1 प्लस अपना रो नोड GH2 इक्वल्स टू अपना आ जाएगा हाफ रो WV स्क्वायर। तो दोस्तों इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा V स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 2 अपॉन रो W, और यहाँ पर देखिए G को कॉमन लेते हैं, तो अपने पास G को कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा रो WH1 प्लस अपना आ जाएगा रो नोड H2। तो यहाँ से जो निकलने वाला जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी कुछ इतनी आ जाएगी, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे बोथ साइड अनरूट करेंगे। ठीक है, तो फाइनली V की वैल्यू अपने पास इतनी आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक R लंबाई की कोई एक ट्यूब दे रखी है, इस ट्यूब के अंदर कोई रो डेंसिटी का लिक्विड है वो भरा गया है। इस ट्यूब को अगर किसी एक किनारे से किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जाता है, ठीक है, तो ट्यूब के दूसरे सिरे पर एक छोटा छेद बना हुआ है, इस छेद से निकलने वाला जो लिक्विड है उस लिक्विड की जो वेलोसिटी क्या है, चाल क्या है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम बर्नौली इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। हम कोई भी 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट तो ट्यूब का यहाँ जो आउटर साइड है जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, हमारा जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो पॉइंट 1 हमारा वहाँ मान लेते हैं। एक पॉइंट 2 है हम मान लेते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट के लिए हम देखते हैं हमारी जो एनर्जी है वो इक्वल रहेगी।
यानी कि हमारा जो पॉइंट 1 एंड 2 है उसके लिए हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी तीनों इक्वल रहेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट 2 के ऊपर क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है? आप कहेंगे भाई पॉइंट 2 के ऊपर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारा 0। ठीक है? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मान लेते हैं ग्राउंड से ये हमारी जो ट्यूब है उसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं h है, तो उसकी वजह से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ρgh। प्लस यहाँ पर हमारा जो प्रेशर एनर्जी कितनी है यानी कि P2 क्या है वो अभी हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके बाद में बात करें पॉइंट 1 के ऊपर काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो मान लेते हैं हमारा जो लिक्विड है जो यहाँ से बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी है अपनी v1। ठीक है? तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1 के ऊपर कितनी हो जाएगी, हाफ रो v1 स्क्वायर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हमारा जो पॉइंट 1 है वो भी अपनों ने जो रेफरेंस लाइन ले रखी है उससे h हाइट पर मौजूद है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, ρgh आ जाएगी। और यहाँ पर पॉइंट 1 है उसके ऊपर प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर पॉइंट 1 है ये क्या है, ट्यूब के आउटसाइड है, आउटसाइड होने के कारण यहाँ पर सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से यहाँ पर P1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, PA के बराबर आएगी। तो यहाँ पर आप इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास में, हाफ रो V1 स्क्वायर। देखिए बोथ साइड अपना रोज भी कैंसिल हो रहा है तो उसको हम काट देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना PA इक्वल्स टू ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू तो 0 है तो यहाँ पर अपना सिर्फ P2 बचेगा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है? तो दोस्तों किसी तरह से हमारे पास में अगर P2 की वैल्यू आ जाए तो हम V1 की वैल्यू बड़े ही आराम से बता सकते हैं। ठीक है? तो इस P2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी मास को हम किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करवाते हैं तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे उसकी वैल्यू बराबर होती है एम स्क्वायर अपॉन आर। या फिर अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो आप क्या कहेंगे, जो लगने वाला जो फोर्स है वो अपना बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है ना? तो हम यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है उस पर कोई एक अल्पांश मानेंगे और उस अल्पांश के ऊपर देखेंगे हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मान लेते हैं रोटेशन एक्सिस से किसी एक्स दूरी के ऊपर, ये एक्स दूरी के ऊपर हमने कोई एक dx अल्पांश माना। इस अल्पांश के ऊपर हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर इसको आप कुछ इस तरह से समझिए, ये हमारा जो अल्पांश है जो कितनी दूरी पर उपस्थित है, x दूरी पर उपस्थित है और इसकी विड्थ कितनी ली अपनों ने, dx ली है। तो हमारा जो ये अल्पांश है इसको हम किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ जब रोटेट करवाएंगे तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, dF इक्वल्स टू, यहाँ पर मास कितना है, मान लेते हैं इस अल्पांश का द्रव्यमान है वो dm है ओमेगा स्क्वायर, और रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है, ये है x। ठीक है? तो इस dm की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो मास है वो किसके बराबर होता है, मास बराबर होता है हमारी जो मास डेंसिटी रो और वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पर इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं a है, यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं a है, और यहाँ पर विड्थ अपनों ने ले रखी है dx है, तो यहाँ वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, a dx के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मास है वो किसके बराबर आ जाएगा, रो a dx के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारा इस अल्पांश पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, dF इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा अपना रो a, वो अपना आ जाएगा dx, साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि हमारा जो dF है वो बराबर आ जाएगा रो a ओमेगा स्क्वायर x एंड dx के बराबर है। दोस्तों एक बात और बताइए, हमारा जो ये dF फोर्स है ये कहाँ लग रहा है, हमारे इस अल्पांश के ऊपर लग रहा है, यानी कि हमने जो ये dx विड्थ का जो अल्पांश माना है उस पर रोटेशन की वजह से जो लगने वाला जो फोर्स है वो है हमारा dF, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a है। तो यानी कि इस अल्पांश के ऊपर जो लगने वाला जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, ये प्रेशर अपना बराबर होगा dp इक्वल्स टू dF बाई a के बराबर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमारा जो dF बाई a है ये बराबर आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, जिसे हम लिख देते हैं dp इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx के बराबर। तो दोस्तों क्या हम यहाँ बोथ साइड इंटीग्रेट करके लगने वाला जो प्रेशर है उसकी जो नेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल की जा सकती है। तो जरा बताइए यहाँ हमारी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, देखिए हमारा जो x है वो वेरी करेगा 0 से r तक, क्योंकि हमारी जो ट्यूब है उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, r है। ठीक है? यानी कि
हमारा जो एक्स है वो तो वेरी करेगा 0 से r तक, परंतु हमारा जो प्रेशर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? प्रेशर हमारा वेरी करेगा देखिए इस वाले पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर होल बना हुआ है, वहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है? आप कहेंगे वहाँ प्रेशर लग रहा है हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर, और इनसाइड कोई भी पॉइंट है, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो किसके बराबर है? तो इनसाइड ट्यूब के हमने जो प्रेशर है वो माना है P2, है ना? तो यहाँ पर प्रेशर अपना वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा? PA से P2 तक। ओके, तो बोथ साइड अब कीजिएगा इंटीग्रेट, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए P2 माइनस PA इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा रो ओमेगा स्केयर, साथ में आ जाएगा एक्स स्केयर बाई 2 यानी कि r स्केयर बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? P2 अपना आ जाएगा PA प्लस रो ओमेगा स्केयर r स्केयर बाई 2। तो इस P2 की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रखी तो हमारे पास में आ जाएगा हाफ रो V1 स्केयर प्लस PA इक्वल्स टू PA प्लस रो ओमेगा स्केयर r स्केयर बाई 2। तो देखिए बोथ साइड हमारा PA से PA कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो इस PA को PA से हमने कर दिया कैंसिल आउट। अब PA को कैंसिल आउट करने के बाद क्या कुछ और कैंसिल हो रहा है? तो आप कहेंगे भाई रो हो रहा है हमारा 1/2 है, 1/2 हो रहा है, तो अपना जो V1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप कहेंगे V1 आ गया अपना ओमेगा r के बराबर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो वहाँ भी ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक टैंक दे रखा है जो कि किसी एक ट्रॉली के ऊपर रखा गया है, और ट्रॉली का जो दूसरा हिस्सा है वो किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर सिस्टम हमारा साम्यावस्था की स्थिति में है तो उस कंडीशन में हमारा जो स्प्रिंग है उसमें अधिकतम दबाव कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। देखिए इस क्वेश्चन में टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड क्या है, इस होल से बाहर आएगा तो कुछ वेलोसिटी के साथ आएगा, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखिए हम जानते हैं वेलोसिटी है वो बराबर होती है √2gh के बराबर, है ना? जहाँ पर h क्या है, हमारा जो फ्लूइड है उसकी हाइट है। देखिए दोस्तों जब हमारा लिक्विड है यहाँ से इस टैंक से बाहर निकलेगा, तो इस टैंक से जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा, है ना? एफ थ्रस्ट फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमारा लिक्विड बह रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। और ये एफ थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है उसके बराबर होगा। और हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो किसके बराबर होता है? आप कहेंगे स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है माइनस ऑफ के एक्स के बराबर, जहाँ एक्स क्या है, हमारा जो स्प्रिंग है उसमें कितना कंप्रेशन आ रहा है उसके बराबर। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं हमारा जो एफ थ्रस्ट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। दोस्तों ज़रा सोच समझ के बताइए, हमारा यहाँ एफ थ्रस्ट फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा है? तो आप कहेंगे भई यहाँ हमारा जो टैंक है उसमें से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, उस लिक्विड की वजह से लग रहा है। यानी कि पर यूनिट टाइम के अंदर जो वॉल्यूम में कमी आ रही है, जो मास में कमी आ रही है, उसी की वजह से लग रहा है। तो हम जानते हैं न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमें क्या बताता है कि हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। यानी कि dmv/dt के बराबर होता है। तो यहाँ पर चेंजेस किस में आ रहा है? मास में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ई फ्लक्स जो वेलोसिटी है वो तो जिस लेवल तक लिक्विड भरा है उसके हिसाब से फिक्स रहेगी अपना। तो आप कहेंगे हमारा जो एफ थ्रस्ट जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है? dm/dt, और साथ में क्या आ जाएगा? v क्या है? यहाँ पर अपनी ई फ्लक्स की जो वेलोसिटी है, स्पीड है। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो मास है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, इसलिए हम dm/dt है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। तो जरा हम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर यहाँ रख दें इसके अंदर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे भाई हमारे पास में आ जाएगा dm/dt, और साथ में अपना v ये किसके बराबर आ जाएगा? के एक्स के बराबर आ जाएगा। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब दोस्तों हमारी जो dm/dt है उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये होल है, होल में से किस रेट के साथ हमारा जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है, उसको हम देखेंगे और उसकी हेल्प से dm/dt है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं हमारा जो रेट है यानी कि दर है वो किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है हमारा जो वॉल्यूम है उसका पर यूनिट टाइम के अंदर कितना चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसको मैं वी डैश बोल देता हूँ, है ना? उसका वॉल्यूम में वी डैश ले लेता हूँ, तो डी वी डैश अपॉन डी टी के बराबर ही आ जाएगा। और हमारा जो रेट है वो किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे ये बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के बारे में, है ना? एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। और हमारा जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे मास बाई डेंसिटी के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में जो रेट है वो किसके बराबर आ जाएगी? रेट हमारी बराबर आ जाएगी d/dt, और ये साथ में आ जाएगा m/रो। और यहाँ पर देखिए एरिया कितना है, मान लेते हैं इस छेद का जो एरिया है वो अपना है स्मॉल a।
तो ये बराबर आ जाएगा स्मॉल ए, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, अपनी ई फ्लक्स की वेलोसिटी के बराबर, यानी कि √2gh के बराबर। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 1/ρ है, इसको तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा dm/dt। तो यहाँ पर v की वैल्यू और रखी है, v की वैल्यू रखी है अपनों ने, ये आ गया 2gh। तो यहाँ से dm/dt है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू आ जाएगी ρ(a)√2gh। इस dm/dt की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 3 में रख दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे भाई हमारे पास में आ जाएगा ρ(a)√2gh। ठीक है, और पहले से यहाँ v है, v क्या बता रहा है, हमारा ई फ्लक्स की वेलोसिटी, यानी कि √2gh। ये किसके बराबर आ जाएगा, के एक्स के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहेंगे ρ(a), और साथ में आ जाएगा 2gh के बराबर, और नीचे आ जाएगा अपना के। ठीक है, यानी कि हमारा जो स्प्रिंग है उसमें इतना कंप्रेशन है वो आ जाएगा यहाँ इस दबाव की वजह से। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक सिरिंज दे रखी है। सिरिंज का जो पिस्टन है उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया जाता है। अगर सिरिंज का ये वाला जो पोर्शन है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है कैपिटल ए, और जो सिरिंज है उसमें जो आगे वाला पोर्शन है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें दे रखा है स्मॉल ए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि सिरिंज का जो ये वाला पोर्शन है इससे जो निकलने वाला जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी क्या है वो हमें फाइंड करनी है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन है उसकी हेल्प लेंगे, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन हमें बताती है कि लिक्विड में स्थित किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारी जो एनर्जी है वो इक्वल रहती है। तो हम कोई भी दो पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, दोनों के लिए हम एनर्जीज है उनको इक्वल रखेंगे। तो E1 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा E2। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 1 के लिए। तो जरा मुझे बताइए पॉइंट 1 के ऊपर हमारी जो प्रेशर एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे हमारा जो पिस्टन है उसके ऊपर दो तरह से प्रेशर लग रहा है। एक तो हमारा जो एफ फोर्स है उसकी वजह से प्रेशर लगेगा यहाँ पर, एक हमारा यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से एक यहाँ प्रेशर लगेगा। एक तो प्रेशर हमारा लगेगा एटमॉस्फेयर की वजह से यानी कि पी ए, दूसरा लगेगा हमारा जो एफ फोर्स है उसकी वजह से यानी कि F/A। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताइए क्या पॉइंट 1 के ऊपर हमारा जो लिक्विड है उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी जीरो है। क्या यहाँ पर पॉइंट 1 के ऊपर किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, तो उसको भी जीरो ले लेते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट 2 के ऊपर। तो पॉइंट 2 के ऊपर कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं, तो आप कहेंगे पॉइंट 2 के ऊपर सिर्फ हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से ही प्रेशर लगेगा, किसी तरह का और फोर्स तो हम यहाँ अप्लाई कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम कर देंगे एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर पी प्लस क्या पॉइंट 2 के ऊपर किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप कहेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, पी ए F/A इक्वल्स टू पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। बोथ साइड जो करता है उसको हम देते हैं काट, तो यहाँ पी ए से पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वी वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2F/A रो के बराबर आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ वी स्क्वायर के बराबर है, तो फाइनली वी क्या आ जाएगा, √2F/A रो। ठीक है, दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक बीकर दे रखा है, और इस बीकर को कोई एक पाइप है, पाइप के द्वारा यहाँ बीकर से लिक्विड है उसको खाली किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंफोन। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर हाइट h1 प्लस h2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो पाइप है पाइप के द्वारा इस लिक्विड को खाली किया जा सके। यहाँ पर हमारा h1 और h2 क्या है, तो मान लीजिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो लिक्विड है, लिक्विड की जो सरफेस से जो हाइट दे रखी है वो तो है हमारी h2, और इस सरफेस से ऊपर जो ट्यूब है उसकी हाइट हमें दे रखी है h1। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंबाइंड जो टोटल हाइट है वो हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम सिंपली मान लेते हैं 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे कि एनर्जी है वो इक्वल रखेंगे, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या बताती है कि कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है किसी ट्यूब में से तो उस ट्यूब के हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड की जो एनर्जी है वो इक्वल रहेगी। तो एक तो मान लेते हैं पॉइंट 1 हमारा यहाँ मौजूद है। ठीक है, यहाँ मान लो, चलो पॉइंट 1 यहाँ है, पॉइंट 2 है हमारा यहाँ पर, और पॉइंट 3 है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं पॉइंट 1 के लिए, यानी कि इसकी जो एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, तो E1 देखिए यहाँ पर पॉइंट 1 है उसके ऊपर प्रेशर क्या लग रहा है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, तो आप कहेंगे भाई प्रेशर एनर्जी तो आ गई अपनी पी के बराबर। क्या पॉइंट 1 है उसके ऊपर किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी है, आप कहोगे नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी अपनी है जीरो। क्या यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है, हमारा जो लिक्विड है वो H2 हाइट तक भरा हुआ है, तो यहाँ पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आ जाएगी ρg H2।
ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो E2 यानी पॉइंट 2 है उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 2 पर प्रेशर एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट 2 है ना ही तो उस पर कोई एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा और ना ही हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसकी वजह से प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर जो नेट प्रेशर लग रहा है वो है 0। ठीक है। क्या हमारा जो पॉइंट 2 है उस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी लगेगी? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि हमारा जो पॉइंट 2 है वो ग्राउंड से H1 प्लस H2 हाइट के ऊपर है ना? तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आ जाएगी रो जी H1 प्लस H2। ठीक है। क्या यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो इस तरह से बहेगा, है ना? इस तरह से बहेगा, बह के ही तो हमारा पॉइंट 3 है वहाँ से एग्जिट करेगा। तो निश्चित तौर पर पॉइंट 2 है वहाँ पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है। इसी प्रकार से बात करें पॉइंट 3 के ऊपर, तो सबसे पहले बताइए हमारा जो पॉइंट 3 है उस पर क्या किसी तरह का कोई प्रेशर लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से यहाँ प्रेशर लगेगा, तो उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी PA। क्या यहाँ पर किसी तरह की कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड से हाइट इसकी 0 है। प्लस क्या यहाँ किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी, हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर होगी। आप कहेंगे पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के ऊपर तो आपने काइनेटिक एनर्जी इक्वल ली है। क्यों? क्योंकि देखिए ट्यूब के अंदर जितना लिक्विड यहाँ से अंदर जा रहा है उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा। पहली बात तो ये। दूसरा, हमारा जो ट्यूब है, ट्यूब की ये विड्थ है वो पूरे इक्वेशन में हमें दे रखी है इक्वल। ठीक है। तो जितने प्रेशर से लिक्विड है वो अंदर इंटर करेगा उतने ही प्रेशर से ये बाहर एग्जिट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको बराबर रखते हैं, यानी कि E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा E2 और E3 के लिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे हमारे पास आ रहा है रो जी H1 प्लस H2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा PA प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो बोथ साइड क्या कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। यहाँ से हाफ रो वी स्क्वायर हाफ रो वी स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से H1 प्लस H2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? PA अपॉन रो जी के बराबर आ जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो हाइट है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए इस ट्यूब की कि हमारा जो लगने वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर भाई रो जी के बराबर हो। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक